बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हमने करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उनका लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार ट्रेवल एट द सेम स्पीड। एक कार जो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है अराउंड द टू कर्व्स, दोनों कर्व्स में विद डिफरेंट रेड आई, डिफरेंट रेड आई में। कंफर्म कर लेते हैं, हमने सही लिखा है। सो हाँ जी, रेड आई। फॉर विच रेडियस डज द कार एक्सप्रेस मोर सेंटीमीटर फोर्स, प्रूव योर आंसर। हमने ये बताना है कि वो कौन से में जो है वो दो कर्व्स में जो है वो सेम स्पीड से उसने ट्रेवल किया है। तो हमने ये बताना है फॉर विच रेडियस डज द कार एक्सप्रेस मोर सेंटीमीटर फोर्स, किस रेडियस में वो जब ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स एक्सप्रेस करेगी। और हमने सिर्फ बताना ही नहीं है, उसको हमने अपने आंसर को प्रूव भी करना है। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ चलते हैं। तो द कार एक्सप्रेस ग्रेटर सेंटीमीटर फोर्स ऑन द कर्व विद स्मॉलर रेडियस। जिस कर्व का अभी हमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ, कर्व की ना ही तो हमें कोई डायग्राम बताई गई है, यहाँ हमें पता चल जाता। तो हमें सिर्फ दो कर्व बताए गए हैं, तो अज्यूम करते हैं कि एक कर्व जो था वो छोटा था और दूसरा कर्व जो था वो बड़ा था। तो जब कार मूव करेगी वो ज़्यादा सेंटीमीटर फोर्स एक्सप्रेस करेगी जब उसका जो रेडियस जो होगा वो स्मॉल होगा। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लिखेंगे एंड उसके बाद हम उन्हें बताएंगे सेंस द मैस एंड स्पीड रिमेन द सेम। हमारी जो स्पीड वो एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही थी, तो मैस भी हमारा कार का वही। ये तो नहीं है ना कि वो अगर दूसरे कर्व से जाएगी तो उसका मैस जो कार बड़ी हो जाएगी या दूसरे से जाएगी तो कार छोटी हो जाएगी। हमारा मैस भी सेम है और स्पीड उन्होंने कहा है वो एक ही स्पीड से जो है वो जा रही है। Since mass and speed remain the same, the centripetal force is inversely proportional to the radius। हमारी जो centripetal force होगी वो inversely proportional होगी radius के। therefore a smaller radius produce a greater centripetal force। तो जिसका जो रेडियस है जिस कर्व का वो स्मॉल होगा वो ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। दो कर्व थे, उनमें से जो छोटा होगा उसको हमने कर देना है। तो यही है हमारी जो रीजनिंग उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए बताया, तो यही है हमारी उसकी रीजनिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है आई रिप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल फ्रॉम द ट्री। वो जो है वो नॉर्मली दरख्त से गिरता नहीं है, बट व्हेन द ब्रांच इज शेक, जब ब्रांच को जब शेक किया जाता है मैंगोज फेल डाउन इजीली। जो आम जल्दी से मतलब इजीली जब नीचे गिर जाता है। कैन यू टेल योर द रीजन। हम क्या रीजन बता सकते हैं कि मतलब दरख्त पे कोई भी फल लगा हुआ है वो इतनी आसानी से नीचे नहीं गिरता है। ठीक है, तो जब हम उसे दरख्त को हिलाते हैं, उसकी टहनियों को, शाखों को हिलाते हैं, तो वो कोई भी चीज़, कोई भी फल लगा है, आम लगा है, सेब लगा है, जो भी लगा है, वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो हमने जब बताना है कि क्यों ऐसा क्यों होता है, तो हम चलते इसके आंसर की तरफ, जिसमें हम कह रहे हैं कि व्हेन द ब्रांच इज शेकन, जब ब्रांच को हिलाया जाता है सडनली, अचानक से जब ब्रांच को हिलाया जाता है, इट मूव्स बट द मैंगो टेंड टू रिमेन एट द रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ब्रांच तो मूव होती है लेकिन हमारे जो मैंगोज हैं वो रेस्ट में थे इनर्शिया की वजह से। एज ए रिजल्ट द स्टाल्क ब्रेक एंड द मैंगो फेल्स टू द ग्राउंड अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। आपको रेस्ट में थे, अचानक हम लोगों ने फोर्स लगाई, उसे हिला दिया, उसे रेस्ट की बीच में अचानक से हमने उसे हिलाया है तो वो हिल जाएगा। ब्रेक जो है वो हम लोगों ने उसकी तोड़ दी है, तो मैंगो जो है वो थोड़ी सी अपनी पोजीशन से हिलेगा और ग्रेविटी की वजह से वो पूरा ही नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारा सिंपल सा इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 4.3, जिसमें हमें कहा है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ट्रोपलिंग ओवर। इन रिलेशन ऑफ ट्रोपलिंग ओवर प्रोवाइड एन एग्जांपल वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्टेड स्टेबिलिटी। हमने एक एग्जांपल प्रोवाइड करनी है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट करती है स्टेबिलिटी के, एंड एक्सप्लेन हाउ द अलर्टिंग इट्स बेस टू सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। हमारी जो स्टेबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो उसकी सेंटर पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है,
यानी कि कोई भी सर्कल है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसके ऊपर जो है वो हमारी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। यहाँ पर हम आते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी सर्कल को इंसर्ट करते हैं तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर डिपेंड करेगी, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ये यहाँ पर, ये जो इसका ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, ठीक है। और इसकी स्टेबिलिटी ये इसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगी, एक रेक्टेंगुलर की, ठीक है। हर एक की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी बेस के ऊपर डिपेंड करेगी, इसकी जो नीचे वाला सबसे वो नीचे वाला पॉइंट है, अगर हम इसको इस कोने से रखेंगे इसको तो इसलिए इतना स्टेबल नहीं खड़ा होगा, ठीक है। ऐसे और हम इसे भी अगर यहाँ पर इस पॉइंट पे स्टेबल करना चाहें तो ये मच डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू उसका ये वाला पॉइंट, ये वाले जिसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये वाले 4 पॉइंट्स। And the size of its base of the sport, an object is more stable if it has a low center of gravity and wide base to support। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा अगर उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो हो, ठीक है, और उसकी जो बेस हो वो वाइंड हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, ये जो हम लोगों ने सिंपल सी ड्राइंग ड्रॉ की है इसमें हमारा जो रेक्टेंगुलर है ये वाइंड बेस है, ये ज़्यादा स्टेबल खड़ा होगा, ठीक है। सबको पता है कि रेक्टेंगुलर को अगर हम ज़मीन पे रखेंगे इसकी बेस पे, ये वाली जो नीचे इसकी बेस है, ठीक है, इसके ऊपर रखेंगे तो ये स्टेबल खड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल खड़ा होगा बिल्कुल। और ये वाला जो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है ये वैसे भी हमें जो स्टेबल खड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू सर्कल। सर्कल को जो है ज़्यादा हमारी हवा किसी आ गई तो इसने तो नीचे गिर जाना है, हमारी मोटी इसको हवा लगी इसने तो नीचे गिर जाना है, मतलब हिल उल जाना है, ये आगे को मूव करेगा पीछे को मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू इसको। तो आगे हम कह रहे हैं कि उसकी इफ द लाइन ऑफ द एक्शन द वेट फॉल्स आउटसाइड द बेस ऑफ द स्पोर्ट द ऑब्जेक्ट ट्रोपल इज ओवर। ये हमने जो है सिंपल सा पहले हमने एग्जांपल से पहले पहले जो पूछा था हमने इसे डिफाइन कर दिया, इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। द ऑब्जेक्ट और द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द साइज ऑफ इट्स बेस ऑफ सपोर्ट। दो चीज़ों पे हमारी जो है वो एक स्टेबिलिटी डिपेंड करती है एक ऑब्जेक्ट की, एक उसकी डिपेंड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है, एक जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है एंड दूसरा द साइज ऑफ बेस, ठीक है, एक जो है उसके बेस के साइज के ऊपर और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड ऑब्जेक्ट इज मोर स्टेबल, एक ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इफ़ इट हैज़ अ लो सेंटर ऑफ, ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी होने की क्या कौन से चांसेस ज़्यादा हैं, अगर वो जो है वो लो, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो होगा एंड द वाइंड बेस है और उसका जो बेस है वो हमारे पास है वाइड होगा। ये इंपॉर्टेंट अल्फाज जो आप याद रखें, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट फॉल्स आउटसाइड द बेस ऑफ स्पोर्ट द ऑब्जेक्ट रोपल्स ओवर। हमारे पास एग्जांपल है इसकी, अ रेसिंग कार, एक रेसिंग कार जो है हैज़ अ लो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लो होती है और उसका बेस जो है वो वाइड होता है, सो इट रिमेन स्टेबल वाइल टेकिंग शार्प टर्न्स। एक रेसिंग कार जो है वो बहुत ज़्यादा मूव करती है, मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होती है और इतने ज़्यादा टर्न लेते हैं। आपने रेसर्स को तो देखा ही होगा, वैसे भी ना देखो टिकटॉक पे, ऑफिशियली ना देखो टिकटॉक पे इतनी एडिट्स वगैरह मतलब उनकी घूम फिर रही होती हैं तो आपने वहाँ पर तो देखा ही होंगे ना कि रेसर्स जो है वो कितनी स्पीड से अपनी कार चला रहे होते हैं, तो उनमें जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होता है और उनका बेस जो है वो वाइंड होता है, इसकी वजह से जो है वो स्टेबल टर्न जो है शार्प टर्न मतलब बार बार मुड़ती हैं इधर उधर, तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी से ले सकते हैं। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन था, व्हाई कैन एन एक्सीलेटिंग बॉडी नॉट बी कंसिडर्ड इन इक्विलिब्रियम, कि हमारे पास जो एक्सीलेटिंग बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं कंसीडर करते हैं। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम हैज़ जीरो रिजल्टेंट फोर्स, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में उसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो जीरो होती है एंड जीरो एक्सीलेशन, जब उसकी फोर्स ही जीरो है तो उसका एक्सीलेशन भी जीरो होगा। एंड एक्सीलेटेड बॉडी हैज़ द नॉन जीरो नेट फोर्स, एक जो एक्सीलेटेड बॉडी होती है उसकी जो नेट फोर्स होती है वो जीरो नहीं होती। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ देयरफॉर एन एक्सेलरेटिंग बॉडी कांट बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, अगर आपको नहीं समझ आई, कि हमारे जो इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, उस पर जो नेट फोर्स होती है, इक्विलिब्रियम में हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स होती है, नेट फोर्स के लिए कोई भी फोर्स के लिए हमारी जो फोर्स होती है
वो ज़ीरो होती है, ठीक है। और हमारा जो अब फोर्स ज़ीरो है तो इसकी वजह से हमारा जो एक्सीलरेशन है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड की फॉर्म में है तो एक्सेलरेटेड में जो नेट फोर्स होती है वो हमारी नॉन ज़ीरो, यानी कि हमारी जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो नहीं होती। तो यही उनमें डिफरेंस है कि जो हमारी इक्विलिब्रियम है उसमें फोर्स हमारी ज़ीरो होगी तो एक्सीलरेशन ज़ीरो हो गया। अब एक्सीलरेशन में तो फोर्स ज़ीरो नहीं होती, इसीलिए इक्विलिब्रियम में फोर्स ज़ीरो होती है और एक्सीलरेशन बॉडी में फोर्स जो है वो ज़ीरो नहीं होती, इसीलिए जो है वो एक्सेलरेटेड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं किया जाता। और ये सब कुछ हम किसकी बेस पे कह रहे हैं, ये सब कुछ हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, हमने खुद से ये तुक्का नहीं मारा। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमें बता रहा है कि ऐसा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 4.5 है। द टू बॉक्स ऑफ द सेम वेट, दो बॉक्स हैं जो इनका वजन जो है वो सेम है बट डिफरेंट हाइट्स है, लेकिन उनकी जो हाइट्स हैं वो डिफरेंट है। आर ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक, इफ द ट्रैक मेक अ सडन स्टॉप, अगर ट्रक जो है वो एक सडन स्टॉप करे, विच बॉक्स इज मोर लाइकली टू ट्रेम्बल ओवर एंड वाई। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास, सारे को इरेज कर लेते हैं। व्हाट द हेक, सबसे इजी वे इसको रेज करने का। चलें जी। अच्छा, अब हमें उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास जो है वो दो बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये है, एक की हाइट बड़ी है और एक की जो हाइट है वो छोटी है। अ, क्या हो रहा है? अच्छा, हमें क्या कहा है कि हमारे पास दो बॉक्सेस हैं, तो एक हमारे पास जो बॉक्स है उसका जो मैस है वो छोटा है, मतलब उसकी एक की हाइट जो है वो छोटी है, और जो हमारे पास दूसरा बॉक्स है उसकी हाइट जो है वो बड़ी है, ठीक है। वो और वो एक कहाँ पर पड़े हुए हैं, वो एक सरफेस पे एक ट्रक है हमारे पास, ठीक है। और ये जो है वो फॉर एग्जांपल उस ट्रक की, ये एक सरफेस है हमारे पास उस ट्रक का, ये है हमारे पास वो ट्रक और ये उसका सरफेस है ट्रक का। और आगे जो है वो ट्रक बना हुआ है जैसा वैसा ट्रक होता है, लाइक अभी ये जो है ये हमारे पास एक ट्रक है, ठीक है। और ये उसके एक सरफेस पे पड़े हुए हैं। अब वो ट्रक मूव कर रहा था, जब मूव कर रहा था तो एक अचानक से उसने सडनली स्टॉप किया। स्टॉप करने से वो पूछ रहे थे कि हमारा जो कौन सा बॉक्स जो है वो ज़्यादा मूव करेगा, ज़्यादा ट्रम्पल करेगा, ठीक है। ट्रम्पल कौन सा ज़्यादा ट्रम्पल होगा और कौन से किसके चांसेस है और क्यों उसके चांसेस है। तो यहाँ पर देखें कि जो बड़ी चीज़ है, जो जितनी लंबी चीज़ होगी उसके उतने ही ट्रम्पल होने के चांसेस, जितनी लंबी चीज़ होगी उसके उतने ट्रम्पल होने के चांसेस होंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, आइए हम देखते हैं। द टॉलर बॉक्स इज मोर लाइकली टू ट्रेम्बल ओवर बिकॉज इट हैज़ द हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी। मेक इट लेस स्टेबल, उसे लेस स्टेबल बनाया गया ड्यूरिंग द सडन स्टॉप इन एशिया, cause it to trample more easily than the shorter box which has a lower center of gravity and is more stable। अब सिंपल सी इसमें बात हमने ये बताई है कि हमारे पास जो है ये जो बड़ा बॉक्स है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी यहाँ से इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसका, तो इस वाले का तो ये वाला बॉक्स जो है ज़्यादा स्टेबल पड़ेगा। अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ज़्यादा है, यानी कि ज़मीन जो है ज़्यादा लंबा है, जितना लंबा है उसका उतना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा होगा, तो ज़मीन जो है उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। तो जब भी थोड़ा सा सेंटर स्टॉप आएगा और ऊपर से ये इतना स्टेबल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ तक हाफ होता, छोटा होता, तो छोटी चीज़ होती है वो ज़्यादा स्टेबल पड़ी होती है, ठीक है, बॉक्स में एज़ कम्पेयर टू लार्जर वन। अब ये वाला जो ऊपर ये हवा में है ये ग्रेविटी से ज़्यादा दूर है,
तो ठीक है, ये स्टेबल नहीं रहेगा, ये हिलता जाएगा, तो जिसकी वजह से जो यहाँ तो नीचे गिर सकता है, यहाँ हिल भी सकता है। ट्रम्पलिंग का हमें बताया गया था, तो ये यहाँ पे हिलेगा। अगर बॉक्स खाली है तो फिर तोड़ भी सकता है। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्या थे, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बार बार बताया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।